हेलो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 9 होने वाली है इस सीरीज की। तो पहले जाके बाकी वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सारी प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उनके बच्चों के पेट से अम्बिलिकल कॉर्ड बार बार ग्रो हो रही थी, चाहे उसे कितनी बार भी काटो। और कैसे डॉक्टर माकियो यानी केइको के बच्चे को ऑपरेशन से दोबारा उसके वॉर्म में डाल देते हैं। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 12 का नाम है द स्टॉर्म। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं किरेई और सुइची को, जो कि बीच के किनारे बैठे हैं। और फिर किरेई सुइची को बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद वो कब की मर गई होती। और फिर तभी वहाँ तेज हवा चलने लगती है, जिसको सुइची कहता है कि एक स्टॉर्म आ रहा है, और टाइफून बोलते बोलते भागने लगता है और पूरे शहर को चिल्ला के बताता है कि टाइफून आने वाला है और सबको सेफ रहने के लिए बोलता है। जिसपे पहले तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर बाद में वेदर फोरकास्ट भी कंफर्म करता है कि जापान का पहला यूरिकेन आने वाला है, जिसकी आई भी विजिबल है क्योंकि ये नॉर्मल डायमीटर से छोटा है। जिसपे किरेई उसके भाई को बोलती है कि यूरिकेन की आई नहीं होती। फिर कुछ टाइम बाद तेज हवा चलने लगती है, जहाँ किरेई के फादर घर की छत पक्की कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ किरेई की मम्मी आके उन्हें नीचे आने को बोलती है, और फिर हवा और तेज चलने लगती है। लेकिन इतनी तेज हवा में भी किरेई बाहर निकलती है ताकि वो सुइची को खाना दे सके। तो उस तूफान में जाते समय उसका छाता भी हवा से उड़ जाता है, और वो ऊपर देखती है तो उसे यूरिकेन का सेंटर दिखता है, जिसपे वो आई ऑफ द स्टॉर्म बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर उसी रात किरेई को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी छत से हल्की सी हवा आ रही होती है, और फिर धीरे धीरे किसी की किरेई बोलने की आवाज आती है, जिससे किरेई डर जाती है। फिर अगली सुबह किरेई सो के उठती है और उसी आवाज के बारे में सोचती है कि कैसे वो हवा ऐसे लग रही थी कि वो उसका नाम पुकार रही हो। और जैसे ही बाहर देखती है तो अभी भी बाहर बादल है, और ऊपर देखती है तो अभी भी यूरिकेन उसके सर पर ही है, और एकदम से बहुत तेज हवा फेंकता है। उसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि यूरिकेन नंबर 1 अभी भी कुरोज़ुचो में ही है, और मेटलर्जिस्ट के पास भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है किरेई के फादर पे, जो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि किरेई कहाँ है। तो वो बताती है कि किरेई जबरदस्ती सुइची के लिए डिनर लेके उसके पास गई है। तभी किरेई का भाई बताता है कि कल रात उसने किसी को किरेई किरेई बोलते हुए सुना, जो आवाज रूफ से आ रही थी, जिसपे उसके मम्मी पापा शॉक हो जाते हैं। फिर हम किरेई को देखते हैं जो सुइची के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ सुइची आ जाता है, जो किरेई के बाहर निकलने पर उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि आई ऑफ द स्टॉर्म उसे ही देख रही है। जिसपे किरेई विश्वास नहीं करती, पर सुइची उसे वही बताता है कि कैसे कल रात को स्टॉर्म किरेई का नाम पुकार रहा था, और कहता है कि लगता है उसे तुम पे इंटरेस्ट आ गया है और उसे एक राइवल मिल गया है, और कहता है कि जब तक वो बाहर रहेगी उसे खतरा रहेगा, और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी स्टॉर्म की हवा और तेज हो जाती है और एक पेड़ टूटकर उन दोनों की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुइची किरेई को बचा लेता है, और फिर दोनों ही उससे बचते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक घर टूट जाता है और किरेई उसमें फंस जाती है, जहाँ एक लड़की आके सुइची के साथ मिलकर किरेई को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो यूरिकेन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो गायब हो जाती है। और सुइची कहता है कि उसने उस लड़की को किरेई समझकर अपनी तरफ खींच लिया, और फिर बाद में यूरिकेन उस लड़की को फेंक भी देता है, जो कि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मर जाती है। फिर सुइची किरेई को वहां से निकाल लेता है, लेकिन तभी वो यूरिकेन और घर तोड़ने लगता है और किरेई का नाम पुकारता है। लेकिन सुइची एक ओवरपास के नीचे किरेई को लेकर छुप जाता है ताकि यूरिकेन उसे ना देख सके। फिर किरेई कहती है कि वो लड़की उसकी वजह से मर गई, ये यूरिकेन उसकी ही गलती है। तो सुइची उसे समझाता है कि यूरिकेन कैसा फील करता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। और किरेई बोलती है कि अगर यूरिकेन ऐसा ही रहा तो टाउन का क्या होगा। तभी वो यूरिकेन ओवरपास के अंदर देखने लगता है, जिससे सुइची किरेई को बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक सेफ्टी मिरर हवा की वजह से दूसरी तरफ आ जाता है, जिससे वो यूरिकेन उन्हें देख लेता है और एक बहुत तेज हवा फेंकता है। लेकिन सुइची एक मैनहोल को देखता है और किरेई को जल्दी उसमें जाने को बोल देता है, और वो दोनों ही नीचे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी पानी में स्पाइरल बने हुए थे, जो एक एक करके धीरे धीरे टॉर्नेडो बनने लगते हैं, जो कि किरेई और सुइची दोनों को ही मैनहोल के बाहर निकालकर यूरिकेन की तरफ ले जाता है। फिर कुछ टाइम बाद किरेई के फादर उन दोनों को ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से बाहर निकालते हैं। उसके बाद सीमेंट्री से निकलने वाले स्मोक की तरह ही पूरा यूरिकेन भी लेक में ही चला जाता है, जिसके बाद लेक से कई घंटे तक पानी निकलता रहता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि 2 दिन के बाद यूरिकेन नंबर 1 तो जा चुका है, लेकिन अब अगला समर स्टॉर्म साउथ चाइना सी की तरफ से आ रहा है, और इसी के साथ खत्म होता है उज़ुमाकी चैप्टर 12। तो उज़ुमाकी चैप्टर 13 का नाम है दी हाउस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में किरेई नरेट करती है कि कुछ दिन पहले यूरिकेन की वजह से कुरोज़ु बर्बाद हो चुका है, और टाउन के सेंटर में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के पास के सारे घर बर्बाद हो गए हैं, जिसमें किरेई का घर भी था, और कैसे किसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह वो यूरिकेन पॉन्ड में चला गया, जिसके बाद किसी मिरेकल की वजह से ही किरेई की फैमिली सरवाइव कर गई, लेकिन अब उन्हें रहने के लिए एक नया घर चाहिए। फिर हम देखते हैं एक ब्रोकर को, जो कि किरेई की फैमिली को बताता है कि वो अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने इस स्टॉर्म में अपना घर खोया है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग टाउन को पहले छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए हमारे पास बहुत जगह खाली है, और उन्हें एक रो हाउस के सामने ले आता है, जिससे कि सब शॉक हो जाते हैं। जिसपे किरेई की
मम्मी ब्रोकर पर चिल्ला के बोलती है कि हम इस डम में नहीं रह सकते, जिसपे उसका भाई भी बोलता है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना। फिर किरई नरेट करती है कि कुरोजुचो में हमेशा से ही रो हाउस थे, जिसमें से ज्यादातर कई टाइम पहले से ही अबैंडन है, लेकिन कुछ अभी भी रहने लायक हैं। और अगर इस घर की बात करें तो ये 3rd स्ट्रीट में है, जिसके बारे में अफवाह है कि रात को यहाँ एक मॉन्स्टर आता है और आसपास के कई पालतू डॉग्स को खा चुका है और डॉग्स मरे हुए पाए गए हैं। जिसपे वो ब्रोकर हंसते हुए कहता है कि मॉन्स्टर जैसी कुछ चीज नहीं होती। जिसपे उसकी मम्मी कहती है कि उस बात को छोड़ो, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। जिसपे ब्रोकर कहता है कि टाउन ने डिजास्टर विक्टिम्स के लिए बस यही हाउस अवेलेबल किए हैं और 3 में से 2 अपार्टमेंट पहले ही भर चुके हैं और उन्हें वहाँ टॉयलेट भी बनवा दिए हैं। और कहता है कि इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी और उन्हें विश्वास दिला देता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ रहने लगते हैं जहाँ चूहों के चलने की आवाज आ रही थी। जिसपे उसकी मम्मी कहती है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, उन्होंने रिपेयर के नाम पर बस होल्स को कवर कर दिया है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कोई पानी नहीं है। जिसपे किरे अपने पापा से पूछती है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग नहीं थी तो ये कब से बना होगा। जिसपे उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि ये 19th सेंचुरी से यहाँ है। जिसपे किरे शॉक हो जाती है और एकदम से उसका भाई बोलने लगता है कि उसे यहाँ नहीं रहना, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि घर है वही बड़ी बात है और वो कहते हैं कि वो घर जा रहे हैं चीजें छाटने। जिसपे उसकी मम्मी कहती है कि वो भी उन्हें बाद में ज्वाइन करेगी, अभी के लिए वो अपने पड़ोसियों से मिलने जा रही है। और किरे और मित्सो को भी अपने साथ ले जाती है और अपने पड़ोसी वाकाबाया से इंट्रोडक्शन करती है और बगल वाले घर में जाने लगती है। जिसपे वाकाबाया उन्हें रोक देता है ये कहकर कि वहाँ स्क्वाटर्स रहते हैं जो स्टॉर्म से पहले ही बिना परमिशन के यहाँ रहने लगे थे, लेकिन फिर भी वो गेट को नॉक करती हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर किरे का भाई बोलता है कि मुझे लगता है मॉन्स्टर्स बगल में ही रहता है। जहाँ दूसरी तरफ किरे के फादर के पैर पे कुछ हो चुका है और किरे देखती है कि उनके पैर पे स्पाइरल बना हुआ है और हम देखते हैं कि बगल वाले कमरे से छेद की वजह से कोई किरे को देख रहा होता है। फिर रात को वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे किरे उठ जाती है और कहती है कि ये किसी जानवर की आवाज लगती है, लेकिन उसका भाई अभी भी मॉन्स्टर पे ही अटका हुआ है और जो आवाज स्क्वाटर्स के रूम से आ रही होती है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह किरे को जो अपना घर साफ कर रही होती है, तभी वहाँ वाकाबाया आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कल रात वो आवाज सुनी, और बताता है कि वो आवाज हाउस के उस साइड से आ रही थी। एक टाउन ऑफिशियल ने उसे बताया कि वहाँ एक ओल्ड वुमन और उसका बेटा रहता है जो कि सिर्फ रहम पे जी रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को एक सीरियस मेडिकल इशू है और कल रात को वही दर्द से रो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या दिक्कत है। और तो और वो ओल्ड वुमन किसी को उसे देखने भी नहीं देती, लेकिन कहता है कि वो इलनेस की वजह से डिफॉर्म्ड है और इसी वजह से मॉन्स्टर्स के रूमर भी हैं। तभी वो औरत घर से बाहर आती है जो फटे हुए कपड़े सुखाने के लिए डाल रही होती है कि एकदम से गिर जाती है, जिसे संभालने के लिए किरे उसके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो खड़ी हो सकती हैं, और तभी उनका हाथ नोटिस करती है जिसपे कि स्पाइक्स निकले हुए थे और तभी वो औरत अपना हाथ छुपा के अंदर चली जाती है। और वाकाबाया के पूछने पे किरे उसे कुछ नहीं बताती और फिर उसी शाम को दोबारा रोने की आवाज आने लगती है, जिससे किरे समझ जाती है कि वो उसके बेटे की नहीं बल्कि उस औरत की रोने की आवाज है और उनके घर चली जाती है और देखती है कि असल में वही रो रही होती है। और उनसे पूछने पे वो बताती है कि उनका बेटा मर चुका है और फिर किरे अंदर जाके देखती है तो शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस वाले बॉडी को घर से ले गए और डॉक्टर के एग्जामिन करने से पता चला कि वो औरत एक अननोन स्किन डिजीज से गुजर रही है और उनका बेटा भी उसी से गुजर रहा था। फिर हम देखते हैं वाकाबाया को जो कि किरे को उसी औरत के बेटे के बारे में बताने के लिए फोर्स कर रहा होता है, क्योंकि जहाँ उसका बेटा था वहाँ पूरे फ्लोर पर होल्स थे, तो उसे जानना था कि वो कैसा दिखता था, लेकिन किरे उसे कुछ नहीं बताती। फिर कुछ टाइम बाद यूरिकन नंबर 2 भी आ जाता है और इसे भी पहले वाले यूरिकन की तरह नजदीक देखा जा सकता था। और हम देखते हैं कि किरे की पूरी फैमिली पे ही धीरे धीरे वो स्पाइरल फॉर्म हो रहे होते हैं। तभी वहाँ उसके फादर जिनकी पूरी बॉडी पे ही वार्ट आ गए थे, जहाँ दूसरी तरफ वाकाबाया दीवार के छेद से सब देख रहा होता है, स्पेशली किरे को क्योंकि उसे वो पसंद है। और तभी उसके हाथों पर भी स्पाइक्स आने लगते हैं। फिर रात को तेज हवा चल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ सबको स्पाइक्स की वजह से दर्द हो रहा होता है और किरे के फादर के पैर पर तो स्पाइक्स ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, जिसे देख के किरे बताती है कि उस औरत और उसके बेटे पर भी ऐसे ही स्पाइक्स थे और कहती है कि उनकी इलनेस शायद हम पर भी फैल गई है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि वो हेल्प के लिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं तो वो और परेशान थे। तभी उसकी मम्मी वाकाबाया को हेल्प के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और फिर ऐसे ही कई दिन तक यूरिकन रहता है, जहाँ दूसरी तरफ किरे के फादर पर वो स्पाइक्स और बढ़ रहे थे, जिसपे किरे कहती है कि ये शायद इस घर की वजह से है, यहाँ हर जगह जर्म्स और वायरस हो सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, फिर चाहे सेफ ना हो फिर भी। और फिर किरे बाहर जाने लगती है। तभी किरे का भाई कुछ नोटिस करता है, वो देखता है कि उनकी वॉल से कई सारे स्पाइक्स निकल रहे हैं जो कि दीवार तोड़ने लगते हैं।
और एकदम से पूरी दीवार टूट जाती है जिसमें से वाकाबाया निकलता है जिसके पूरे शरीर पर ही स्पाइक्स आ गए थे और वो वहाँ एक चूहे को पकड़कर खा जाता है और जो कि फिर किरई की तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि किरई की मम्मी और पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं और किरई घर के बाहर निकल जाती है। लेकिन वो बाहर भी किरई के पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा आके वाकाबाया के आर पार हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद यूरेका नंबर 2 भी ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड में ही चला जाता है, जिसके बाद किरई की फैमिली रो हाउस से निकल जाती है और स्पाइक्स ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमाकी चैप्टर 13। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो रही है और प्रोग्रेस कर रही है, तो आगे वीडियो के लिए तैयार रहना। बाकी हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।